Hello everyone, welcome back to the channel. So let's continue. Question number 66 is empty enlarged Graafian follicle of ovary secretes. तो जब ग्राफियन फॉलिकल एम्प्टी हो जाता है, इसका मतलब क्या है? एम्प्टी होने का मतलब क्या है? जब ग्राफियन फॉलिकल में ओव्यूलेशन हो गया, एग रिलीज हो गया, तो उसके बाद जो ग्राफियन फॉलिकल बच जाता है वो क्या स्क्रीट करने लगेगा? तो इसका आंसर है प्रोजेस्ट्रोन की स्क्रीशन करने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में। और यही कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करता है? प्रोजेस्ट्रोन की सिक्रेशन करता है। और इस प्रोजेस्ट्रोन का मेन काम क्या है? ये एंडोमेट्रियम को यूट्राइन लाइनिंग को प्रोलिफरेट करता है ताकि इम्प्लांटेशन अच्छे से हो सके। अगला क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन अनफर्टिलाइज्ड एग कंटेन्स। तो अनफर्टिलाइज्ड एग जो होता है उसके पास क्या होता है? तो द ऑप्शन इज 1 एक्स क्रोमोसोम ओनली। क्यों? क्योंकि ये जो सेल होते हैं, हमारे जो गैमेट होते हैं, दे आर हैप्लॉइड, दे हैव सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो 2 एक्स क्रोमोसोम्स तो होंगे नहीं, एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम ना, ठीक है, क्योंकि एग की बात की हुई है। 1 एक्स क्रोमोसोम ओनली, यस, एंड 1 वाई क्रोमोसोम ओनली, ये भी हमारा रॉन्ग होगा। फाइन। अगला क्वेश्चन देखिए, मेडिकल वैल्यू ऑफ एडीज मॉस्किटोस। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है? बोथ ए एंड सी। इट एक्ट एज वेक्टर फॉर डेंगू फीवर, यस इट इज राइट। इट एक्ट एज वेक्टर फॉर चिकनगुनिया डिजीज, यस इट इज ऑल्सो राइट। जबकि जो मलेरिया है दैट इज कोज्ड बाय एनोफिलीज मॉस्किटो। तो आपने ध्यान रखना है, जो एडीज है वो डेंगू और चिकनगुनिया दोनों के पैरासाइट्स को कैरी करता है, जबकि एनोफिलीज ये क्या करता है? ये मलेरिया के पैरासाइट प्लाज्मोडियम को कैरी करता है। और एक थर्ड मॉस्किटो जो रहता है हमारे पास, वो रहता है क्यूलेक्स। तो आप अपनी बुक्स में जाइए और देखिए क्यूलेक्स एक्ट एज वेक्टर फॉर विच काइंड ऑफ डिजीज। और मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कैडर था वहां पे भी ये क्वेश्चन पुट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, साइटोजेनेटिक मैपिंग, इसका मतलब क्या होता है? तो इट रिक्वायर्स दैट द जीन हैव बीन क्लोन्ड इफ इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन इज टू बी यूज्ड। ठीक है, अगर इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन करनी है तो क्या है? जीन्स का क्लोन होना जरूरी है। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज ए हाई रेजोल्यूशन मेथड ऑफ जीन लोकलाइजेशन। जीन्स की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है, मैपिंग है क्योंकि, एंड कैन बी यूज टू डिटरमाइन रिलेटिव ऑर्डर ऑफ जीन्स लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो जीन्स किस ऑर्डर में लोकेट है, इनको भी फाइंड आउट करने के लिए साइटोजेनेटिक मैपिंग का यूज किया जाता है। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ फॉलोइंग चॉइसेस सिलेक्ट द नंबर ऑफ स्पर्म्स एंड ओवा प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड 25 प्राइमरी oocytes। ठीक है, तो 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड 25 प्राइमरी oocyte कितने स्पर्म्स एंड ओवा बनाएंगे? तो हमें पता होना चाहिए जो 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है वो कितने स्पर्म बनाता है? फाइनल में वो 4 स्पर्म बनाता है। और इसी तरह जो 1 प्राइमरी oocyte होता है वो कितने ओवा बनाता है? 1 ओवा 1 एग बनाता है। बाकी पोलर बॉडीज बनती हैं, 3 पोलर बॉडीज बनती हैं क्योंकि साथ में है ना। तो इसी तरह 25 स्पर्मेटोसाइट कितना बनाएगा? 25 इंटू 4 100 स्पर्म्स। और 25 प्राइमरी oocyte कितने बनाएंगे? 25 कितना बनाएगा आपका? 25 ओवा बनाएगा। ठीक है, 25 ओवा ही बनाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपके पास? 100 स्पर्म्स एंड 25 ओवा। सो द आंसर करेक्ट हियर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, लेमार्किज्म थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड। तो जो लेमार्क है उन्होंने जो थ्योरी दी थी दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे कैरेक्टर्स जो ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करेगा, उनको हम एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। और लेमार्क कहते थे कि ये जो कैरेक्टर्स हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं, इनको ट्रांसमिट कर सकते हैं, दे आर ट्रांसमिटेबल, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये पास हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोफीलिया इज अ डैश लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। तो आई थिंक ये आपको पता होना चाहिए, जो हीमोफीलिया है दैट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। इसका मतलब क्या है? जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो इसको डिटरमाइन करता है। और रिसेसिव का मतलब क्या है? कि इसको अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब हीमोफीलिया होने के लिए यहाँ पे 2 कॉपीज होना जरूरी है।
इस जीन की 2 कॉपीज होना जरूरी है, तभी इफेक्ट शो होगा, तभी हीमोफीलिया कोज होगा। अगर सपोज करो इसकी एक ही कॉपी है, फीमेल्स के केस में बात हो रही है, फीमेल्स के केस में बात हो रही है, तो जो फीमेल्स होंगी विद सिंगल कॉपी ऑफ दिस जीन दे विल बी कैरियर। और अगर हम मेल्स की बात करें तो हमें पता है वहां पे सिंगल ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो वहां पे सिंगल कॉपी ऑफ हीमोफिलिक जीन कैन कोज हीमोफीलिया। फाइन। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल, yes it is true. RNA is a hereditary material, it is also true. DNA is hereditary material, yes यहाँ तक ठीक है, but where it is absent, जहाँ ये absent रहता है, RNA can function as hereditary material. This statement is also true. Both DNA and RNA are hereditary materials. तो इसमें जो most acceptable definition है आपकी, जो correct statement है, वो है हमारे पास C. Primarily अगर देखा जाए तो DNA is the hereditary material, लेकिन अगर DNA नहीं है, जैसे कि रिट्रोवायरसेस के केस में होता है, तो वहां पे क्या है, RNA act as a hereditary material. Fine. अगला क्वेश्चन देखेंगे, 80% ऑफ द एनिमल्स ऑन द अर्थ आर, द आंसर हियर इज निमाटोड्स, मतलब दे आर राउंडवर्म्स, राउंडवर्म्स, दे बिलोंग टू फाइलम एस्केलहेलमिंथेस। अगला क्वेश्चन देखिए, द टाइप ऑफ पार्थिनोजेनेसिस वेयर ओनली मेल्स आर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एर्हिनोटोकी, एर्हिनोटोकी। इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि अनफर्टिलाइज्ड एग फॉर विदाउट स्पर्म दैट गेट डेवलप इनटू मेल, दैट गेट डेवलप इनटू मेल। जैसे ये कहाँ होता है, बीज के केस में होती है, पार्थिनोजेनेसिस बीज के केस में होती है। एम्फिटोकी में क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों प्रोड्यूस हो सकते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग से मेल फीमेल दोनों प्रोड्यूस हो सकते हैं। और थैलियोटोकी में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स ही प्रोड्यूस होंगी। अगर मेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो क्या है, एर्हिनोटोकी। थैलियोटोकी में सिर्फ फीमेल्स प्रोड्यूस होती है और एम्फिटोकी में मेल प्रोड्यूस, कोई भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो ध्यान रखनी है आपने टाइप ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, वेरी सिंपल क्वेश्चन, हम सबको पता है प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड्स से मिलकर बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, शैनन इंडेक्स मेजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। तो ये जो इंडेक्स है किसी भी स्पीसीज की डाइवर्सिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें हमने बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो हम सबको पता है कि इन डीएनए देयर आर 4 न्यूक्लियोटाइड्स, एडेनाइन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। एडेनाइन थायमिन के साथ बाइंड करता है टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स और ग्वानिन साइटोसिन के साथ बाइंड करता है थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो यहाँ पे क्या आंसर है हमारा, स्टेटमेंट नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन सा फैक्टर उसको इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है। द आंसर इज रैंडम मेटिंग, रैंडम मेटिंग, ठीक है। और रैंडम मेटिंग के साथ साथ जो अदर फैक्टर्स हैं कि देयर शुड बी नो सिलेक्शन, किसी तरह का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए, देन माइग्रेशन भी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का जेनेटिक ड्रिफ्ट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सब फैक्टर्स नहीं है तो क्या है, जो जीन्स फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, जीन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, उसमें किसी तरह की वेरिएशन, किसी तरह का चेंज नहीं आएगा। राइट, तो आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी डज नॉट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है, पल्मनरी, पल्मनरी। तो हमारी बॉडी में सिर्फ पल्मनरी आर्टरी ही है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है ना। वैसे तो आर्टरीज का फंक्शन क्या है, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, लेकिन जो पल्मनरी आर्टरी होती है, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, ऑलरेडी हार्ट और लंग्स को कनेक्ट करती है। तो ये जो आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है लंग्स तक, किस लिए, उसकी ऑक्सीजनेशन के लिए। फाइन, तो आपने ये चीज आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इज कोज्ड बाय, द आंसर हियर इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है दैट इज द मेन गैस बिहाइंड डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। अगला क्वेश्चन देखिए, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द डिजेनरेटिव चेंजेस विद ग्रोइंग एज, इट इज कॉल्ड ज़ेरोंटोलॉजी, ज़ेरोंटोलॉजी। एंड व्हाट इज पीडोलॉजी, तो इट इज अ स्टडी ऑफ चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, नॉट ग्रोइंग एज। एंड व्हाट इज क्रोनोलॉजी, तो क्रोनोलॉजी हम सबको पता है किसी इवेंट को अरेंज करना, ठीक है, किसी सीक्वेंस में, दैट इज नोन एज क्रोनोलॉजी।
और डेव बायो में हम क्या पढ़ते हैं, वी फोकस ऑन ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो टू एडल्ट, कि एक एम्ब्रियो कैसे बनेगा, वो एडल्ट में कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, तो ये हम डेव बायो में पढ़ते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द लीविक्स लॉ इज कॉल्ड एज, द आंसर इज लीविक्स लॉ ऑफ मिनिमम। ये क्या कहता है, इट स्टेट दैट, ये कहता है कि जो ग्रोथ होती है दैट इज लिमिटेड बाय द स्केरेस्ट इसेंशियल न्यूट्रिएंट। इसका मतलब क्या है, जो न्यूट्रिएंट स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल अमाउंट में अवेलेबल होगा, वही न्यूट्रिएंट किस चीज को, वही न्यूट्रिएंट ग्रोथ को लिमिट करेगा। वही न्यूट्रिएंट जो है दैट एक्ट एज लिमिटिंग फैक्टर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू फॉर स्टे ट्यून्ड।